इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समय की धूल में कभी नहीं दबते। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे ही बेमिसाल नाम पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है अदम्य मानवीय महत्वाकांक्षा की, एक ऐसे योद्धा, सेनापति और सम्राट की जिसने सचमुच पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था, सिकंदर महान। चलिए इस बेहद दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सिर्फ 32 साल, एक पल के लिए इसके बारे में सोचिए। ये कोई मामूली संख्या नहीं है, बल्कि इतिहास का एक बहुत बड़ा रहस्य है। एक ऐसी उम्र जब ज्यादातर लोग बस अपनी जिंदगी को समझ ही रहे होते हैं, तब इस शख्स ने उस समय की पूरी ज्ञात दुनिया को अपने कदमों में झुका लिया था। इतनी कम उम्र में इतना विशाल साम्राज्य खड़ा करना और मानव संस्कृति को हमेशा के लिए बदल देना, आखिर ये सब कैसे मुमकिन हुआ? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, एक सिंह का बचपन। 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के पेला में इस महान विजेता का जन्म हुआ और यहीं से उनके जीवन के चारों ओर एक जादुई आभा मंडल बनने लगा था। अगर हम सिकंदर के व्यक्तित्व को देखें तो वो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का एक लाजवाब मिश्रण था। एक तरफ थे उनके पिता राजा फिलिप द्वितीय, जिनसे उन्हें राजनीति और युद्ध की कठोर सच्चाई विरासत में मिली, और दूसरी तरफ थी उनकी मां रानी ओलिम्पियस और महान दार्शनिक अरस्तु। ओलिम्पियाज ने उनके मन में ये बात गहरे तक बैठा दी थी कि वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि साक्षात ग्रीक देवता ज्यूस के वंशज हैं। वहीं अरस्तु ने उन्हें दर्शन और विज्ञान की शिक्षा दी। एक तरफ तलवार की धार तो दूसरी तरफ ईश्वरीय भाग्य और ज्ञान। यही वो शानदार कॉम्बिनेशन था जिसने सिकंदर को गढ़ा। इस बचपन की एक बहुत ही कमाल की घटना है। सिकंदर सिर्फ 12 साल के थे जब एक बेहद जंगली घोड़ा उनके सामने लाया गया, ब्यूसिफिलस। बड़े बड़े सैनिक उसे काबू करने में नाकाम रहे, लेकिन 12 साल के सिकंदर ने अपनी गजब की बुद्धिमत्ता दिखाई। उन्होंने ध्यान दिया कि घोड़ा असल में अपनी ही परछाई से डर रहा था। उन्होंने शांति से घोड़े का मुंह सूरज की तरफ मोड़ दिया, परछाई पीछे छिप गई और वो उस पर सवार हो गए। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये चीजों को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया था। इस घटना को देखकर राजा फिलिप ने जो कहा, वो शब्द इतिहास में अमर हो गए। उन्होंने कहा, हे पुत्र, एक राज्य तुम्हारे लिए छोटा है क्योंकि तुम महान चीजों के योग्य हो। और बस ये शब्द एक भविष्यवाणी बन गए। यहीं से उस युवा लड़के के अंदर होमर के महाकाव्य के नायक अकिलीज जैसी अमरता पाने की भूख जाग उठी। यहाँ से कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। भाग 2, सत्ता और पहला कदम। 16 साल की उम्र में प्रशासन संभाला और फिर 336 ईसा पूर्व में पिता की हत्या के बाद मात्र 20 साल की उम्र में सिकंदर सिंहासन पर बैठ गए। 20 साल का नया राजा देखकर आसपास विद्रोह होना तो लाजमी था, लेकिन सिकंदर ने जो जवाब दिया वो खौफनाक था। उन्होंने बिजली की तेजी से हमला किया और थेब्स शहर को पूरी तरह तबाह कर दिया। 30,000 नागरिकों को गुलाम बना लिया गया। ये कोई साधारण सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि बाकी राज्यों के लिए एक भयानक चेतावनी थी कि वो अपने पिता से भी ज्यादा कठोर हैं। इसी ताकत के बल पर उन्होंने सभी यूनानी राज्यों को एक साथ बांध दिया। सत्ता मजबूत करने के बाद शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, फारस साम्राज्य का विध्वंस। अब सिकंदर के निशाने पर थी उस वक्त की सबसे बड़ी महाशक्ति। 334 ईसा पूर्व में ये ऐतिहासिक अभियान शुरू हुआ, और हैरानी की बात यह है कि सेना में सिर्फ 37,000 जवान थे। तो फिर इतनी छोटी सेना के साथ वो जीते कैसे? इसका सबसे बड़ा राज था मैसेडोनियन फैलेंक्स। ये सेना की ऐसी बनावट थी जिसमें पैदल सैनिक 6 मीटर लंबे भाले, जिन्हें सरीसा कहा जाता था, लेकर चलते थे। जब वे एक साथ आगे बढ़ते तो एक ऐसी मजबूत दीवार बन जाते थे जिसे भीदना लगभग नामुमकिन था। यही उनका सबसे घातक हथियार था। उनके विजय रथ की रफ्तार वाकई अकल्पनीय थी। 334 ईसा पूर्व में ग्रैनिकस का युद्ध, जहां सिकंदर ने खुद आगे बढ़कर हमला किया। फिर 333 ईसा पूर्व में इस्सुस की लड़ाई, जहां उन्होंने फारस के सम्राट डेरियस को भागने पर मजबूर कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि सिकंदर ने डेरियस के परिवार को बंदी जरूर बनाया, लेकिन उनके साथ बिल्कुल राजसी और सम्मानजनक व्यवहार किया। वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि वो सिर्फ एक क्रूर योद्धा नहीं, बल्कि एक बेहद सभ्य शासक भी हैं। और फिर आती है 331 ईसा पूर्व की गोगा मेला की निर्णायक लड़ाई। जरा इन आंकड़ों को देखिए।
सिकंदर के 40,000 सैनिक और सामने फारस की 2.5 लाख की विशाल सेना। गणित के हिसाब से ये जीत पूरी तरह असंभव थी, लेकिन सिकंदर की बेहतरीन नाइट स्ट्रैटेजी और अचानक हुए हमलों ने 200 साल पुराने साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। अब आते हैं चौथे दौर पर, मिस्र से भारत तक का सफर। फारस को जीतने के बाद सिकंदर मिस्र पहुंचे, जहां उन्हें फिरौन मान लिया गया और उन्होंने अलेक्जेंड्रिया शहर बसाया। इसके बाद दुनिया के आखिरी छोर को देखने की चाहत में 326 ईसा पूर्व में उन्होंने भारत का रुख किया। भारत में उनका सामना हुआ राजा पोरस से। हाइडेस्पिस का ये युद्ध इतिहास की सबसे क्रूर लड़ाइयों में गिना जाता है। सोचिए, सामने 200 युद्ध हाथियों की एक जीती जागती खौफनाक दीवार खड़ी थी। सिकंदर की सेना को यहाँ भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन इतनी भयंकर स्थिति के बावजूद उनकी अचूक रणनीति ने अंततः उन्हें एक बेहद मुश्किल जीत दिला ही दी। इस युद्ध के बाद एक बड़ा ही अद्भुत किस्सा आता है। जब पोरस को बंदी बनाकर लाया गया तो उन्होंने सिकंदर से बेखौफ होकर कहा, मेरे साथ एक राजा की तरह व्यवहार करो। सिकंदर पोरस की बहादुरी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने न सिर्फ उनका राज्य लौटा दिया, बल्कि उन्हें अपना दोस्त भी बना लिया। ये घटना दिखाती है कि सिकंदर का विजन सिर्फ जीतने तक सीमित नहीं था। लेकिन हर महाकाव्य का एक अंत होता है। भाग 5, वापसी और अंतिम दिन। भारत में आगे बढ़ते हुए अंततः इस अजेय सेना का मनोबल टूट गया। लगातार 8 साल के युद्ध, भयंकर बारिश, बीमारियां और आगे नंद साम्राज्य का खौफ। थकी हुई सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। विवश होकर सिकंदर को वापसी का आदेश देना ही पड़ा। और ये वापसी एक भयंकर त्रासदी में बदल गई। मकरान के खौफनाक रेगिस्तान को पार करते समय गर्मी और प्यास से हजारों सैनिक मारे गए। बिल्कुल टूटी हुई हालत में सेना बेबीलोन पहुंची। और फिर 10 जून 323 ईसा पूर्व को अचानक रहस्यमयी परिस्थितियों में सिकंदर की मौत हो गई। उम्र वही सिर्फ 32 साल। मरने से पहले जब पूछा गया कि ये विशाल साम्राज्य किसे मिलेगा, तो जवाब था सबसे योग्य को। और इसके साथ ही वो साम्राज्य बिखर गया। तो क्या मौत के साथ ही सिकंदर की कहानी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। हमारा अंतिम भाग, सिकंदर की महान विरासत। उनकी असली जीत सिर्फ जमीन पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि दुनिया में एक स्थायी सांस्कृतिक बदलाव लाना था। उनका वो छोटा सा जीवन आने वाली कई सदियों तक दुनिया को आकार देता रहा। उन्होंने हेलेनिस्टिक युग की नींव रखी, 20 से ज्यादा नए शहर बसाए, यूनानी और एशियाई संस्कृतियों का आपस में ऐसा अद्भुत मेल कराया जिसने कला, गणित और विज्ञान को पूरी दुनिया में फैला दिया। इसका असर इतना गहरा था कि आगे चल के राजा मेनेंडर जैसे यूनानी शासक भारत में बौद्ध धर्म के अनुयायी तक बने। तो इस पूरी कहानी के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छूट जाता है। क्या सिकंदर ने अपनी उस बेतहाशा महत्वाकांक्षा के जरिए वाकई अमरता हासिल कर ली थी, या फिर उनकी सबसे बड़ी विरासत ये थी कि उन्होंने दुनिया को ये सिखाया कि बिना किसी सीमा के बड़े सपने कैसे देखे जाते हैं? इस एक विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। कहानी साफ है, अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो जीतना तो दूर, हारना भी संभव नहीं है। धन्यवाद।